पॉडकास्ट बोले तो नावा का रेडियो सुन रहे हैं आप। और मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट पायल विशाल, जिसमें आपकी कहानी दुनिया तक लाएंगे हम। सो जॉइन अस ऑन आवर जर्नी ऑफ डिस्कवरी एंड बी अ पार्ट ऑफ समथिंग स्पेशल। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आप स्वीकार कीजिए नावा नमस्कार। मैं हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ पायल। तुम कैसी हो? बहुत बहुत अच्छा लग बढ़िया। रहा है। बहुत प्रसन्नता हो रही है तुम्हें नाहवा नावा का रेडियो का जी। आरजे देख करके। इतना प्रसन्न ओहो। हो रहा है मन कि मैं कह नहीं सकता हूँ। हाँ, वो तो है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। तो सबसे पहले हम आपके बारे में हमारे नावा का रेडियो सुन रहे दोस्तों को बता देते हैं, जी। है ना? जी तो हाँ। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व आज उपस्थित है जो उम्र और अनुभव में बहुत बड़े हैं हमसे। मुझसे उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं वो आवाज की दुनिया के। और बिल्कुल। बहुत ही सुंदर परिचय इनका हम सर से स्वयं प्राप्त करेंगे। सर, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में जरा हमारे नावा का रेडियो सुन रहे दोस्तों को बताएं। पायल, सबसे पहले आरंभ में तो मैं नावा का रेडियो, जी। नेश्मा मैम और जी। तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा, कि मुझे ये अवसर मिला कि हम और आप इस वक्त इस मंच पर संवाद कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि तुमने बताया जी। कि निश्चित रूप से मैं उम्र में काफी वरिष्ठ हूं जी। और मेरे पास काफी जिंदगी का अनुभव मेरे साथ में है। जी। लेकिन जहां तक इस वॉइस इंडस्ट्री का सवाल है, हम्म। उसमें मैं अपने को एक नवजात ही मानता हूँ। उसका कारण ये है कि हालांकि ये पैशन मुझ में शायद बहुत बहुत समय पहले से था, लेकिन जी। इसको कार्य रूप देने का अवसर जो है मुझे अब प्राप्त हुआ है। मैं ऐसा हम्म। कहना चाहूंगा कि जिसको कहते हैं ना, देयर वॉज ए डिजायर विद इन, जी। वो शायद मुझ में बहुत समय पहले थी। जी। और आप यकीन करें या ना करें, लेकिन हम्म। मेरे स्कूल टाइम्स में, अब जी। जैसे आपका तो ये नावा का रेडियो है, जी। उस वक्त आपकी उम्र के लोगों को तो ज्यादा शायद उसका तजुर्बा नहीं है। जी। लेकिन उस जमाने में हमारे हम्म। लिए संवाद का एक माध्यम जो है, मनोरंजन का एक माध्यम रेडियो ही हुआ करता था। तो जी। हम आकाशवाणी आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो सिलोन, हम्म। इसके जो हम एक नियमित श्रोता हुआ करते थे, और जी। उसी के हिसाब से हमारी दिनचर्या चलती थी। तो जी। उस आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं हम्म। उस वक्त भी हम्म। जो हमारी विविध भारती से जो समाचार आते थे, जी। जी। उसका मैं बड़ा प्रशंसक था, दीवाना था। और जी। मैं नियमित रूप से वो जी। समाचार सुनता था। और हम्म। मेरे मेरे मन में कहीं ना कहीं एक साध थी कि हम्म। मुझे एक रेडियो अनाउंसर बनना है। क्या बात है। मुझे एक और रेडियो अनाउंसर बनना है। जी। और उस वक्त उस जमाने में बीबीसी की बड़ी हम्म। धाक थी। जी। बीबीसी के जो बीबीसी का जो हिंदी प्रसारण होता था, हम्म। उसको हम लोग समय समय पर सुनते थे। और हम्म। उसकी उसकी जो खबरें थी वो बड़ी प्रामाणिक मानी जाती थी। और जी। उसमें मुझे याद है, वहां पर एक उद्घोषक थे, लंदन में बैठ करके वो प्रसारण करते थे, ओंकार नाथ जी श्रीवास्तव। जी। मैं जी। उनका समाचार सुनता था। और हम्म। मुझे उस वक्त से था कि मुझे बीबीसी का रेडियो अनाउंसर बनना है। तो हम्म। उस जमाने में कोई संचार व्यवस्था नहीं थी, कोई हम्म। इंटरनेट नहीं था। बड़ी हम्म। मुश्किल से कहीं से मैंने बीबीसी का एड्रेस ढूंढ करके उन्हें एक पत्र लिखा ओ। कि मैंने बीबीसी को पत्र लिखा कि हम्म। मैं जो है आपके कार्यक्रम से जुड़ना चाहता हूं, अपनी जी। सेवाएं देना चाहता हूं। माइंड इट, आई वाज प्रोबेबली इन 11th स्टैंडर्ड देन। ओ। तो मैंने उन्हें पत्र लिखा, और हाँ मैं हाँ। पत्र लिख करके भूल गया। जी। लेकिन हाँ। लेकिन उनका भी एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। जी। जी। 2 महीने सही थी, 3 महीने बाद उनका जवाब भी आया कि हमें, वी आर डिलाइटेड टू नो दैट यू हैव ए डीप इंटरेस्ट इन दिस थिंग। एंड जी। उन्होंने फिर मुझे पूरा का पूरा एक पैटर्न और प्रोसीजर बताया कि किस किस तरीके से अगर मैं सिस्टम को फॉलो करूं तो मैं हम्म। उस लेवल तक पहुंच सकता हूं। खैर, पढ़ाई लिखाई के मौज में
फिर वो चीजें तो पीछे छूट गई। लेकिन हम्म। शायद ये जो मैं आज वॉइस इंडस्ट्री में अपने को पा रहा हूँ, तो हम्म। इसकी जो बुनियाद थी वो मेरी उस वक्त से थी। क्या बात है। और कहते हैं कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। जी और बिल्कुल। वो निश्चित रूप से वो गुण आप में है, तभी आप आवाज की दुनिया में इतनी इतनी ज्यादा आप रुचि रखते हैं। जी सर, जी बिल्कुल। आपने कहा कि आप जॉब करते थे, तो हम आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कौन सी नौकरी किया करते थे। पायल, मैं बेसिकली एक सिविल इंजीनियर हूँ। हम्म। मैंने मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, भोपाल से, जी। 1983 में सिविल इंजीनियरिंग से स्नातक किया था। हम्म। उसके बाद मैंने ओएनजीसी, जो हमारा एनर्जी का एक सेक्टर का एक बहुत ही प्रतिलब्ध संस्थान है, जी। उसमें मैंने अपनी सेवाएं दी। जी। 1984 से लेकर के 2022 अक्टूबर तक जी। 38 वर्ष मैंने ओएनजीसी में अपनी सेवाएं दी हैं। जी। और पिछले वर्ष के अक्टूबर माह में ही मैंने वहां से अवकाश ग्रहण किया है। उसी जी। परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूंगा हम्म। कि मेरे अंदर शायद जो मेरा जो आवाज था, या हम्म। जो कुछ भी था, हम्म। उसको सन 2000 के पास जी। आसपास, जब मैं बंबई में कार्यरत था, हम्म। तो मेरे एक वेंडर ने टेलीफोन पे हम्म। मुझे बोला कि सर, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, आप डबिंग क्यों नहीं करते। क्या बात मैंने है। उसकी बात को सिरे से नकार दिया। मैंने कहा क्या बात करते हो। जी। लेकिन वो इसरार करके हम्म। मुझे परेल में एक स्टूडियो में लेके गए, जी। जहां मुझे बाद में पता चला कि वहां पर डिस्कवरी की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। ओह। वहां पे उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया हम्म। और उन्होंने कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, जी। आपकी हम सेवाएं लेना चाहेंगे, हम्म। लेकिन आपको कुछ समय के लिए यहाँ पर आकर के सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम्म। लेकिन मैं उसके लिए राजी भी था। जी। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन हम्म। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया आसाम। ओह। उसी वर्ष मेरा आसाम ट्रांसफर हो गया। तो हम्म। उसके इसलिए वो सिलसिला नहीं बन पड़ा। और जी। उस जमाने में तो जो कुछ भी था, मैं तो आज और अभी भी शायद, बॉम्बे हम्म। इज द मेन हब ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। तो जी। उस वक्त जो कुछ भी था सब ऑफलाइन ही होता था। हम्म। उसके बाद मैं आसाम से ट्रांसफर होके अहमदाबाद आ गया। जी। अहमदाबाद में मैं अपने अंदर की जो कलाकारी थी, वो ऑफिस के प्रोग्राम्स में, सोसाइटीज में एंकरिंग करके, कंपेयरिंग करके, जी। अपने जो संगीत के कार्यक्रम थे उसमें शिरकत करके करता रहा। लेकिन मन में जरूर था कि कहीं ना कहीं मुझे कोई कोई वॉइस इंडस्ट्री की दस्तक सुनाई दे रही है। जी। तो मैं 2022 के आरंभ से ही मैंने ये सोच लिया था कि हम्म। मैं जरूर कहीं ना कहीं कुछ इस, जब समय अपना दे सकूं, तो मैं इस इंडस्ट्री को समय देना चाहूंगा। जी। हालांकि जब मुझे बीबीसी, जब उन्होंने वहां पे मुझे डिस्कवरी चैनल से उन्होंने मुझे ऑडिशन लेकर के, जब मुझे उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उत्साह दिया, तो हम्म। उस वक्त आपकी शायद नॉलेज में होंगे, एक बहुत पुराने कमेंटेटर, इंग्लिश कमेंटेटर होते थे, प्रताप शर्मा। हम्म। वो इंग्लिश के कमेंटेटर थे। जी। और उनके यहाँ पे मैंने एक वर्कशॉप की, जिसमें कि इंग्लिश का डिक्शन और हम्म। प्रोनाउंसिएशन का मैंने बाकायदा कोर्स किया। ओह। उसी जमाने में मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक ABCD कोर्स किया, अनाउंसमेंट, कंपेयरिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड डबिंग। लेकिन हम्म। क्योंकि मैं असम चला गया, तो हम्म। इसके लिए फिर मैं उस चीज को आगे जारी नहीं रख सका। जी। अभी यहाँ अहमदाबाद आने के बाद में मैंने अभी एक राजेश कावा जी का एक छोटा सा कोर्स किया था। हम्म। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो कुछ भी दिशा और मार्गदर्शन हम्म। और जो कुछ भी प्रेरणा और उत्साह जो मिला है हम्म। वॉइस इंडस्ट्री के लिए, वो हम्म। नेशमा मैम के पास आने से, उनके साथ में उनके साथ ट्रेनिंग लेने से हुआ जी। है। और जी। जिससे मुझे ये लगा कि भाई, हम्म। निश्चित रूप से कोई भी उम्र हो, हम्म। कोई भी पेशा हो, जी। लेकिन वॉइस आर्टिस्ट के लिए हर जगह जगह है, हर हम्म। स्टेज पर जगह है। तो उसके बाद से मैं अब जुड़ने का उससे प्रयास कर रहा हूँ। जी। और नीशमा मैम हमेशा कहती हैं कि आपको आपकी लैंग्वेज का, या आप जहाँ रहते हैं
वहां अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको ध्यान से देखते हैं, तो आपको अपने लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपका अपना लहजा एक नया बन जाता है, एक नया तैयार हो जाता है। और निश्चित आप रूप से। और आप तो अपने नौकरी के दौरान अलग अलग जगहों में भी रहे हैं। जी तो जी जी। आवाज की दुनिया में आपको क्या फायदा मिला? आप कौन कौन सी भाषाएं या बोली बोलना जानते हैं, या कुछ लहजा, हम कुछ तो एक नमूना आप पेश करें, हम जरूर चाहेंगे। मैं निश्चित रूप से, मेरी मैं मातृभाषा मेरी हिंदी है, क्योंकि मेरी जो जन्म स्थान है वो लखनऊ है। जी। मैं काफी कुछ समय तक मेरी शिक्षा दीक्षा जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई है, लखनऊ में, आगरा में। जी। उसके बाद मैंने मराठी, मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ। जी। पहले मेरी स्कूलिंग हुई है नागपुर में। हम्म। नागपुर में मेरी स्कूलिंग हुई है, और उसके बाद मैं अपने ओएनजीसी के नौकरी के दौरान मैं जी। बॉम्बे में काफी समय रहा हूँ। तो हम्म। मराठी भाषा, मैं तो मराठी को अपनी दूसरी भाषा मानता हूँ। हम्म। तो इसलिए मराठी भाषा के है। उसके साथ में, क्योंकि देहरादून और दिल्ली हम्म। से सान्निध्य रहने के कारण पंजाबी भाषा पे थोड़ी बहुत मैं पकड़ है। कोशिश कोशिश कर लेता हूँ। जी। और मैं जब 3 वर्ष आसाम में रहा हूँ, हम्म। तो उसमें आसाम में मैं मतलब पढ़ नहीं सकूंगा शायद उसको, हम्म। लेकिन मुझे आसाम की असमिया की जो भाषा है वो जी। इतनी स्वीट लैंग्वेज है। हम्म। और वो आप जो कुछ भी उनके बीच में संवाद होता है, आई कैन ग्रैस्प इट 100%। हम्म। और अब उसके बाद से मैं करीब 15 वर्षों से यहाँ गुजरात में हूँ। तो जी। गुजराती तो हिंदी की सहोदर भाषा है। हालांकि हम्म। उसकी स्क्रिप्ट थोड़ी सी अलग जरूर है, जी। जो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत उसकी स्क्रिप्ट में अभी भी पूरी महारत हासिल नहीं है। हम्म। लेकिन लेकिन संप्रेषण की भाषा गुजराती भी है। तो इस जी। तरीके से ये चार पांच, और साथ में हम्म। क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, लखनऊ का बाशिंदा हूँ, तो जी। वहाँ की तमीज और तहजीब में उर्दू के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। जी। इसके लिए उसमें भी मेरा दखल है। और जी। मैं उर्दू में शायरी पढ़ना और हम्म। तराने गाना, ये सब मुझे पसंद है। जी। और साथ ही क्योंकि मेरा जो परिवार है हम्म। उसकी पृष्ठभूमि बड़ी साहित्यिक रही है। मेरे पिताश्री हों, या जी। मेरे चाचा जी हों, या मेरे बड़े भाई हों, या मेरी दीदी हों, जी। सबका हिंदी साहित्य में दखल रहा है। क्या और बात उस है! सबका मेरे दखल रहा है, इसीलिए उसका थोड़ा बहुत असर शायद मुझ में भी आया है। हम्म। बम्बई में आकाशवाणी में मैंने कुछ अपने कार्यक्रम दिए हुए हैं। हम्म। और उसके बाद जब मैं आसाम गया, तो वहां पर मैंने जो वहाँ के समाचार पत्र थे, हम्म। वहां पे मुझे थोड़ा सा समय जब मिलता था, तो हम्म। मैं उस वहाँ के समाचार पत्रों के लिए अपने आर्टिकल्स लिखा करता था। जी। फिर जब यहाँ मैं अहमदाबाद लौट के आया है, तो मैंने अपने ब्लॉग्स लिखना शुरू किया। हम्म। और अभी मेरा शुरू से ही धर्म, दर्शन, साहित्य, समाज से जी। जुड़े जो मुद्दे हैं हम्म। उनमें मेरी अभिरुचि है। तो हम्म। मैंने अभी रिसेंटली एक अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, जी। जिसमें जी। जी। फिलहाल जी। फिलहाल मैं मोस्टली महाभारत कहानियाँ। के हम्म। महाभारत के कथानक को कवर कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन हम्म। उसके आगे की जो मेरी बात है, क्योंकि मेरे मन में इतनी सारी योजनाएं हैं हम्म। जिनको मैं अभी शायद मेरे पास, हालांकि समय पूरा है, हम्म। लेकिन आई एम ए स्लो लर्नर। मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है चीजों को समझने में, करने में। और जी। मैं जब तक पूरी तरीके से किसी चीज से सहमत अभ्यस्त नहीं होता नहीं हूं, जी। तो मैं हम्म। आगे नहीं बढ़ता। आई एम हम्म। रिसेंटली गोइंग टू लॉन्च माई पॉडकास्ट ऑल्सो, जिसमें वाओ, इस नाइस। समाज से जुड़े जी। अनेक जो विषयों पर आप जी। सभी को जानकारी मिलेगी। क्या बात है! ये बहुत बढ़िया बात है। भले आप खुद को धीरे सीखने वाले कह रहे हैं, जी। स्लो लर्न करते हैं आप, लेकिन वो कहते हैं ना कि धीर में खीर है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही आप सीखते जाएंगे, जैसे आप बाकी सारी चीजें भी सीखते आए हैं। सर, आपने कहा कि आप महाभारत की कथानक अपने वॉइस ओवर चैनल पे डालते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि युवाओं को आजकल ध्यान देना चाहिए, या समाज में इस बात को लेकर जागरूकता होनी चाहिए?
मेरा मानना है कि महाभारत तो एक पूरा का पूरा संपूर्ण एक शिक्षा ग्रंथ है। हम्म। अगर आप महाभारत के एक एक पात्र को देख लें और हम्म। उसको सही तरीके से आप समझ लें कि हम्म। उसमें क्या क्या गुण थे जिनको हम आत्मसात कर सकते हैं, हम्म। और किन किन गुणों, किन किन दुर्गुणों से हमें दूर रहने की आवश्यकता है, तो हम्म। शायद आज के विश्व में, आज के समय में हमें कुछ बहुत ज्यादा अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी। दिक्कत क्या हुई है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी अभी की जो यंग जनरेशन है, जी। उसे बहुत कम जानकारी है हमारे अपने, जो हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा है, जी। जो हमारा एक प्राचीन गौरवशाली वैभवशाली अतीत रहा है, उसके हम्म। बारे में हमारे आज के बच्चों को जानकारी नहीं है। तो मेरा हम्म। प्रयास इसीलिए है कि मैं इस अपने छोटे से प्रयास से हम्म। कम कुछ उन्हें जानकारी देने का प्रयास करूं कि भाई हमारे यहाँ पे कैसे शूरवीर योद्धा, कैसे महान ऋषि, कैसे महान वैज्ञानिक हम्म। हुए। महर्षि दधीचि थे हम्म। जिन्होंने अपने प्राणों का उत्कर्ष अपने बलिदान कर दिया कि हम्म। हम जो है एक जो असुर था जी। उसकी यातनाओं से इस समाज को मुक्ति दिला सके। जी। इस तरीके के ऐसे अनेकों पात्र हैं, जैसे जी। नचिकेता हुआ है। नचिकेता का दर्शन जो है हम्म। हम्म। अभूतपूर्व है, हम्म। जिसके विषय में आज के लोग जानते नहीं हैं। हम लोग जो हम्म। है पाश्चात्य संस्कृत से कुछ अधिक प्रभावित हैं, और हमें जो हमें हमारे पाठ्यक्रमों में ज्यादा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है, जी। उसके अलावा हमें हम्म। अपने अतीत के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे कि अभी हमारा जी। चंद्रयान का आरोहण हुआ, हम्म। तो आज ही मैं पढ़ रहा था कि आज ही जो हमारे जो डायरेक्टर है सोमनाथ जी, जी। उनका एक वीडियो आया है कि वो हम्म। सारा का सारा जो ज्ञान है जी। वो हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में निहित है, ओ। जिसके बेसिस पे आज हम चांद के पास जा चुके हैं। हम्म। कल्पना कीजिए, नासा को अभी कितना वर्ष हुआ है, नासा को अभी मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, 100 150 वर्ष से ज्यादा का पुराना इतिहास नासा का नहीं है। और जी। फिर अब हम आज कल्पना करते हैं कि नासा हमें बताएगा कि सूर्य ग्रहण कब हुआ था और चंद्र ग्रहण कब हुआ था। लेकिन आज हम्म। से 5,000 वर्ष पूर्व जब महाभारत हुआ था, जी। उसमें सूर्य ग्रहण का जिक्र है जी। कि किस वक्त सूर्य ग्रहण होगा, किस हम्म। वक्त जो है उत्तरायण होगा, किस वक्त हम्म। दक्षिणायन होगा। तो ये जी। विद्या सब हमारे पास थी। जी। तो हमें अपने गौरव को, अपनी अस्मिता को जगाने की जरूरत है, हम्म। जिससे कि हमारे युवा उसी दिशा में काम करके, जैसे कि आज हमारे पश्चिम के जो वैज्ञानिक जिस तरीके से हमारे काम कर रहे हैं, हमारे युवा उससे बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 15 बार के प्रयत्नों के बाद अमेरिका को चंद्रमा पर पहुंचने में सफलता मिली थी। हमने इसको सिर्फ 3 अटेम्प्ट में कंप्लीट किया है। तो जी। आप हमारे समझ लीजिए कि भारतीयों का पुरुषार्थ कितना है। बिल्कुल। निश्चित रूप से। और आपने बात कही कि आज की डेट में वैज्ञानिक कैलेंडर देख के या कुछ अनुमान करके बताते हैं कि सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है। लेकिन आप हमारे हिंदी पंचांग को अगर उठा के देखें तो बिल्कुल, मकर संक्रांति मनाने की परंपरा, बिल्कुल। जो उत्तरायण से दक्षिणायन जी, जो सूर्य का होता है दिशा से जो संबंधित है, वो सच में ऐतिहासिक चीज है। और ये बिल्कुल, कहीं ना कहीं पौराणिकता से जुड़ा हुआ है। तो वाकई में आज के युवाओं को या आजकल के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी, जैसे आपको जानकारी है तो आप एक कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ओर से एक छोटा सा गिलहरी प्रयास जैसे बिल्कुल, किया बिल्कुल, था, बिल्कुल। वैसे सभी करें, जो भी जानकारी है उसे बांटें। तो ये जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने पौराणिकता की बात की और हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ी बातचीत की, और आपने अपनी बातचीत में बताया कि आप अलग अलग जगहों पर रहे हैं, आपकी भाषाओं में भी दखल है, और आपको शायरी, पोइट्रीज, कहानियां, इन सब में भी रुचि है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को कुछ शायरी या कुछ अपनी कविता हमारे दर्शकों को जरूर सुनाए, क्योंकि मनोरंजन भी जरूरी है। हाँ, मैं एक्चुअली पोएम कम लिखता हूँ। मैं जी। आर्टिकल्स ज्यादा लिखता हूँ, लेकिन मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको जो मैंने काफी समय पहले लिखी थी। जी। जी।
स्वागत है। छोटी सी ही कविता है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मर्म है उसमें। हम्म। उस दिन मेरे दरवाजे के आगे से सुख जो निकला, मैंने बढ़कर उससे पूछा, मेरे घर तुम कब आओगे? सुनकर उसने घूरा मुझको, फिर मुस्काया और बोला, क्या? तुम तो अंधियारे के प्रेमी, मेरा नाता सूर्य किरण से, सूर्य किरण सा स्वर्ण तुम्हारे पास रखा हो तो मैं आऊं, या फिर चंदा सी चांदी हो पास तुम्हारे, मैं क्या कहता? सुना जो उत्तर, रहा निरुत्तर। वह था बोला, तेरे घर के सूनेपन से मैं डरता हूं, तेरे घर के सूनेपन से मैं डरता हूं, सन्नाटा मुझको डसता है, तेरी व्यथा सही न जाती मुझसे, अश्रुपंक्त के साथ गुजारा कर लूं कैसे? इतना कहकर सुख फिर अंतर ध्यान हो गया। मैंने मुड़कर पीछे देखा, मेरे कमरे के कोने में दुख सुख से जमकर बैठा है। क्या बात है! बहुत ही गहरी कविता है। और आपकी आवाज में सुन के इसके मर्म को हम यूं ही महसूस कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। जी और धन्यवाद। आपकी कविता से मुझे विनोद कुमार शुक्ल जी की एक कविता याद आ गई। जी एक कविता उन्होंने लिखी थी कि जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। जी। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, क्या बात लेकिन है। नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा। बिल्कुल। जो मेरे घर बहुत। कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे वाह। मिलने उनके पास चला जाऊंगा। बहुत सुंदर। तो सुख और दुख भी शायद एक ऐसे ही साथी हैं जो हमसे मिलने आ जाते हैं। और हम उनसे ना भी मिलना चाहे तो भी वो हमसे मिलने आते हैं, क्योंकि उनका मिलना आना जाना लगा रहता है। तो आपकी कविता बहुत ही सुंदर लगी सर। जी सुन के आनंद आ गया। और कुछ आप सुनाना चाहे तो बिल्कुल स्वागत है, या कुछ वॉइस एक्टिंग। आपने नेश्मा मैम से काफी कुछ सीखा हुआ है, तो उनसे जैसे उन्होंने कई सारी आवाज बदलने की भी प्रैक्टिस करवाई होगी आपसे, तो वैसा कुछ अगर आप करना चाहें या कुछ अलग पेश करना चाहें। मनुष्य की खोज क्या है? मनुष्य की खोज है उसके अपने घर की खोज। यहां तो परदेश है, यहां सब वीराना है, अपना यहां कुछ भी नहीं, और यहां से जाना है। और जो थोड़ा बहुत अपना मान लोगे, वह भी मौत छीन लेती है। यहां घर तो कोई बना नहीं पाया, यहां तो घर उजड़ने को ही बने हैं। यहां तो घर बन भी नहीं पाते कि उजड़ जाते हैं। यहां हम ही नहीं टिक पाते, तो हमारे बनाए घर कैसे टिकेंगे? यहां की गई मेहनत तो अकारत जाती है। आदमी की खोज उस घर की खोज है जो मिले तो सदा के लिए मिल जाए। वह असली घर तो परमात्मा का ही घर हो सकता है। परमात्मा यानी जो सदा है, सदा था और सदा रहेगा। सातत्य, सनातनता, शाश्वतता, अनंतता जिसका स्वभाव है, वही विश्राम है। अनंतता जिसका स्वभाव है, वही विश्राम है। क्या बात है! आपकी आवाज में एक अलग ही सा आकर्षण है सर, मस्त, बहुत बढ़िया लगा। और धन्यवाद पायल। बहुत ही बढ़िया लगा। और क्या बोलूं मैं अभी, क्या बोलते हो उसको इंग्लिश में, स्पीचलेस, स्तब्ध, निशब्द, अवाक। कितने सारे पर्यायवाची शब्द मैं यूज कर सकती हूँ आपकी वॉइस ओवर के बाद। और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। अब जाते जाते आप कुछ हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को कहना चाहें, जैसे कि आपने कहा कि आप लखनऊ से हैं, आपकी उर्दू में कमांड काफी अच्छी है। तो जो लोग नॉन उर्दू बैकग्राउंड से हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो हम अपनी उर्दू कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या कोई भी भाषा
जो हमारे इर्द गिर्द नहीं है, उसको अगर हम सीखना चाहें, तो आपकी नजर में कैसे हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? और आप कुछ मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों श्रोताओं को, तो बिल्कुल स्वागत है। मेरा ये मानना है कि किसी किसी भी भाषा को समझने के लिए, जी। जानने के लिए, हम्म। और विशेष रूप से इस वॉइस इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे पहले आपको वाचन करना चाहिए। जी। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उसका साहित्य, उस भाषा का, हम्म। जितना अधिक भाषा में आप रमेंगे, हम्म। जितने ज्यादा आप पन्ने पलटेंगे, हम्म। उतना ज्यादा वो आपके अंदर बैठेगी। जी। जब तक आप भाषा का व्याकरण, उसका उसकी शैली से अपने को तारुफ नहीं करा पाएंगे, तब तक आप उस भाषा का जो कलेवर है उसमें आप सिद्ध नहीं हो पाएंगे। हर हम्म। भाषा का एक अपना अलग कलेवर होता है। जी। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही उच्च कोटि की साहित्यिक और उत्कृष्ट श्रेणी की कहानियां या उपन्यास पढ़ें। आप हम्म। शुरुआत कीजिए। जी। जो मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले शुरुआत करना चाहिए समाचार पत्र से। जी। सबसे पहले आपको समाचार पत्र से शुरुआत करना चाहिए। आप उससे छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़िए। जी। समाचारों के अलावा आपको बहुत सारा ज्ञान भी देते हैं समाचार पत्र, ये भी हम्म। जरा ध्यान दीजिए। आप जी। उसे पढ़िए, और उसके बाद आप जहां पर कहीं असुविधा महसूस करते हैं, हम्म। तो इस भाषा के जो जानकार हैं, जी। जिन्हें उसकी समझ है, उन्हें आप संपर्क कर सकते हैं। जी। उनके साथ थोड़ा सा उठिए बैठिए। और आजकल तो बड़ा आसान हो गया है भाई, जब से ये मोबाइल है आपके जी। हाथ में, जी। आप अपना एक छोटा सा एक फ्रेज है, एक 30 सेकंड का या 1 मिनट का, हम्म। आप अपनी भाषा में जो आप जैसा समझ रहे हैं हम्म। उसे आप रिकॉर्ड कीजिए। आपके कोई भी जो भी परिचित हैं, जो भी वरिष्ठ हैं, उनके हम्म। पास आप भेजिए कि भाई सर, मैडम, प्लीज जरा मुझे बताइए कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, क्या हूँ। तो हम्म। आपको मतलब रूबरू होने की भी जरूरत नहीं है। इसके थ्रू ही आप अपनी बहुत सारी जो आपकी कमजोरियां हैं उस पे आप विजय पा सकते हैं। लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, बिना हम्म। परसिवरेंस बहुत जरूरी है, बिना हम्म। अभ्यास के आप कहीं भी किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो धीरे 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 आप इसमें अपनी योग्यता और दक्षता हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको उसमें थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। जी। मैंने तो ये देखा है कि जो अपनी मातृभाषा होती है उसमें भी लोगों का हाथ बहुत तंग होता है। हम्म। तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा सुधारें, मातृभाषा में काम करें, और उसके हम्म। बाद इतर भाषाओं में भी हम्म। अपना हाथ आजमाएं। हम्म। और आज की जो वॉइस इंडस्ट्री ने आपको इतने अनगिनत अवसर दिए हैं, जिसके लिए कि हमें आज की टेक्नोलॉजी का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारा आज का जो सिस्टम ऐसा है कि आप किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में अपने को ट्रांसफर कर सकते हैं। जी। थोड़ी थोड़ी सी लगन की जरूरत है। जी। तो वो आप निश्चित रूप से अगर अभ्यास करेंगे हम्म। तो कुछ भी संभव असंभव नहीं है। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत ही सुंदर बात कही आपने। वाकई में जो कहते हैं ना कि निज भाषा उन्नति है, सब हाँ हाँ, उन्नति को मोल। बिल्कुल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिय के सूल। क्या बात तो है। वाकई में बिल्कुल। अपनी भाषा पर, अपनी बोली पर काम करना सबसे पहला कदम होना चाहिए, जो जी भी हाँ। आवाज की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। और बाकी कोशिश, मेहनत और अभ्यास, ये तो हमारा कर्तव्य है, और उसे ही करते करते हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध सक्सेना सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि धन्यवाद आपका कि मुझे इस मंच पर आने का अवसर मिला, और जी। आप सभी लोगों से संवाद करने का मुझे मौका मिला। जी। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। नावा का रेडियो सचमुच शुक्रगुजार है कि आपने समय निकाला और आपने हमारे दर्शकों और श्रोताओं से अपने दिल की बात कही। और अच्छा, चलते चलते मैं नावा का रेडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। जी सर।
क्योंकि मैंने नेशमा मैम के साथ में काफी कोर्सेज किए हैं, बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, और जी। उसके बाद भी हम्म। क्योंकि हमारे और भी दूसरे जो हमारे वरिष्ठ इस इंडस्ट्री में जो मूर्धन्य हस्तियां हैं, जी। उस सभी ने कोचिंग अपनी दे रहे हैं वो, और जी। बहुत ही स्वागत योग्य योग्य कथन है, हम्म। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी का। जी। लेकिन उसके बाद में हम्म। जब वो अपनी प्रतिभा लेकर के आगे निकलते हैं, तो वहां से लेकर के उन्हें मौका मिलने तक जी। एक पड़ाव होता है, एक फेज होता है, जी। जिसमें कि उन्हें मतलब हाउ टू अप्रोच टू द कंसर्न पर्सन्स, हम्म। कैसे वो लोगों तक पहुंच सके, कैसे वो सही माध्यम तक उनकी पहुंच हो सके, उसके क्या माध्यम हो सकते हैं, उसकी टेक्निकलिटीज क्या हो सकती हैं, जी। उसके बारे में भी आप अपने रेडियो, नावा का रेडियो में अगर कोई किसी दिन ऐसा कोई विषय रखें कि एक किसी नए फ्रेशर आर्टिस्ट ने किसी भी कलाकार से एक वॉइस आर्टिस्ट की ट्रेनिंग लिया, जी। उसके बाद में वो अपने आवाज को लेकर के, अपनी प्रतिभा को लेकर के, अपने कौशल को लेकर के तो आश्वस्त है, हम्म। लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए मौका कैसे मिलेगा, और वो किन स्टूडियोज में, किन चैनल्स में कैसे अप्रोच करेगा, हम्म। उसके लिए उसको क्या तकनीकी सुविधाएं उसके पास होनी चाहिए, या जी। उसे उसको समृद्ध करना चाहिए, इस पर हम्म। भी अगर कभी आप चर्चा करें, तो मेरे जी। ख्याल से ये मेरे आज जो आगे आने वाले हमारे जो भी आर्टिस्ट हैं, जी। उनके लिए बहुत सहायक होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस फीडबैक के लिए। जी। और आपकी इस बात को हम नेशमा चिंबुरकर जी तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल। बाकी नावा एकेडमी के अगर आप पेज में जाते हैं तो आपको दर्शकों और श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी, और सर आपको भी, कि समय समय पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह की क्लासेस या वर्कशॉप आजकल आयोजित किए जा रहे हैं। अभी हाल जी। ही में नावा का कार्निवल हुआ था, जी। जिसमें 7 वंडर्स कहना चाहिए हमको, 7 अलग अलग जो अभिरुचियां होती है, 7 अलग अलग प्लेटफॉर्म है कला हाँ। की दुनिया के, चाहे वो मॉडलिंग हो, डायरेक्शन हो, वॉइस एक्टिंग हो, स्क्रिप्टिंग हो, या गायकी हो, या डांसिंग हो, तो इन सब के लिए भी वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं। हालांकि ये हमारे नावा एकेडमी में ऑफलाइन किया गया था, और जल्द ही इसका हम ऑनलाइन भी अलग अलग विषयों पर आयोजित करेंगे। और नावा का रेडियो की आपने बात की, तो नेशमा मैम ने ये प्लान भी कर रखा है कि हम नावा के रेडियो में अलग अलग व्यक्तित्व को आमंत्रित करते रहेंगे, और जिन विषयों पर आपने बात रखी, निश्चित रूप से हम उस पर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल मैं आपके नवा के रेडियो से हमेशा जुड़ा रहना चाहूंगा। बिल्कुल सर, आपको जुड़ा रहना है और लोगों तक बिल्कुल। शेयर भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मजा आया आपसे बातचीत बिल्कुल। करके। थैंक यू वेरी मच। वाकई में आपकी हिंदी, आपकी उर्दू बहुत ही प्यारी है, आपकी तरह। थैंक शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सुबोध जी को, जिनकी हिंदी, उर्दू और उनकी भाषाई ज्ञान का क्या कहना। नावा का रेडियो उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने कुछ वक्त निकाल कर अपनी दिल की बात कही। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप 3 साल की उम्र से सीख सकते हैं। वैसे तो एक बच्चा दुनिया में आते ही सबसे पहले सीखना ही शुरू करता है। तो मुझे लगता है कि अपने अंदर के बच्चे को, जो जिज्ञासुपन है हमारे अंदर का, जिज्ञासा है, उसे हमेशा जिंदा रखना चाहिए, और एक बच्चे की तरह सीखने के लिए हमेशा आतुर होना चाहिए। तो अगले एपिसोड में किसी और व्यक्तित्व के साथ, बहुत प्यारी प्यारी चर्चा के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए नावा का रेडियो, और दीजिए अनुमति अपनी दोस्त और होस्ट पायल विशाल को। बहुत बहुत धन्यवाद। नावा, नमस्कार।